हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द हेरिडिटी चैप्टर का द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट मेंडल। ठीक है, मेंडल कौन थे? मेंडल थे, कहा जाता है ना कि जनक ऑफ हेरिडिटी, मतलब फादर ऑफ हेरिडिटी। हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर मेंडल। जो कि उन्होंने क्या किया था, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स को बताया था कि क्या होता है ये हेरिडिटी। ओके, तो कुछ उनके अड़चने भी आई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई अगर कुछ नया चीज़ बताने की कोशिश करता है इस संसार में तो उसके लिए कुछ अड़चने आ जाती हैं रास्ते में। तो उनके लिए भी आई थी कुछ अड़चने कि उनके प्रिंसिपल्स को, उनके जो भी थ्योरीज थे उन्हें किसी ने फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल एप्लीकेशंस दिए थे, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़े एप्लीकेशंस उसमें दे दिए थे, जिसके कारण लोगों ने कहा क्या ये बायोलॉजी से रिलेटेड है तो इसमें मैथमेटिक्स का क्या काम। लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी को हमेशा साइंस से रिलेट किया जाता है, तो साइंस से रिलेट करना मतलब मैथमेटिक्स तो आना ही आना है उसमें। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारा हेरिडिटी में हम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को लेकर चलना पड़ेगा। और जैसा कि मेंडल ने दिया था, ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट ने दिया था जैसा कि नॉलेज हमें, वो सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या टर्म्स बताए थे उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स करते हैं। ओके, तो द फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल तो ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? स्टडी अबाउट हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। ओके, जेनेटिक्स होता क्या है? स्टडी अबाउट हेरिडिटरी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, एक तरह का क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ओके, एक तरह से ये ब्रांच ऑफ साइंस है। अब इस जेनेटिक्स में जो ग्रेगर मेंडल ने बताया, वो क्या बताया इसके बारे में हम लोग अब डिटेल करते हैं। ग्रेगर मेंडल ने कई सीक्वेंसेस में कुछ रिसर्च किया। ओके, रिसर्च किया, उनके रिसर्च का मेन टर्म क्या था, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा था? तो इसका क्वेश्चन हमारा अराइज होता है। मेन ऑब्जेक्ट था पी प्लांट। ओके, मटर का प्लांट इनका मेन ऑब्जेक्ट था, जिसको लेकर ये चले थे। मटर के प्लांट को ही ये क्यों लेकर चले थे, इसका भी क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई ही चोजन मटर, मतलब पी प्लांट क्यों इन्होंने चूज किया था पी प्लांट, तो इसका भी कुछ कारण था। ओके, तो इससे पहले हम लोग चलते हैं, कुछ टर्म्स को पहले हम लोग समझते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। ओके, हम लोग इसे पूरा डिटेल में कवर करेंगे, आप लोग को ईच एंड एवरी टर्म एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग को ये टर्म ईजिली समझ में आता है और बहुत अच्छा लग रहा है, ये वीडियो हेरिडिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। ओके, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि इनमें कौन से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ओके, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारे वर्ड्स हम लोग अभी लेकर चलेंगे। तो इन सारे वर्ड्स जब आएंगे, ये सारे वर्ड्स, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैम ने ये सब कुछ बताया था पहले। ओके, तो बात क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। तो द टर्म इज पेरेंटल जेनरेशन। ओके, पेरेंटल जनरेशन होता क्या है कि जिन थिंग्स को लेकर के हम लोग स्टार्टिंग में क्रॉसिंग करा रहे हैं वो हमारे पेरेंटल जनरेशन होते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, हमारे पूर्वज कोई तो रहे होंगे, हमारे पूर्वज जैसे कि हमारे दादा परदादा ये सब होते हैं ना, ये सब हमारे पेरेंटल जनरेशन है। ओके, हम लोग अगर जनरेशन वाइज जनरेशन आगे बढ़े, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन को हम लोग अगर नोटिस करें तो क्या हम लोग नोटिस करेंगे, ये जनरेशन टू जनरेशन हमारा आगे कंटिन्यूएशन चलता है। ग्रेगर मेंडल जी ने जो टर्म्स लिए थे उसमें उन्होंने सबसे पहला जो क्रॉसिंग कराया था वो तो पी प्लांट का क्रॉसिंग उन्होंने कराया था। तो उसका
क्रॉसिंग का जो तरीका था वो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस कराया था। ओके, तो सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन को जब क्रॉस कराया तो रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा इसका वो रिजल्ट होगा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या हम लोग बोलेंगे, F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, जब फर्स्टली क्रॉसिंग कराया गया और रिजल्ट आया तो इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिर उसके बाद उन्होंने आगे और देखा। ओके, क्योंकि एक बार में तो पता चलता नहीं है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जब उन्होंने दूसरी बार रिजल्ट और निकाला तो जब दूसरी बार उन्होंने क्रॉसिंग कराया, दूसरी बार उन्होंने जब क्रॉसिंग कराया तो अब किसके ऊपर वो क्रॉसिंग कराएंगे, वो अब क्रॉसिंग कराएंगे अपने फर्स्ट फिलियल जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स पर। ओके, इसमें जो रिजल्ट निकला, जो बेबीज प्रोड्यूस हुए, ऑफ स्प्रिंग्स उन्हें कहा जाता है, उन बेबीज को वो फिर से क्रॉसिंग कराएंगे। तो जब इसमें वो क्रॉसिंग कराएंगे F1 जनरेशन में, तो अब जो थर्ड जनरेशन निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। ओके, और इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देके समझाती हूँ। ओके, हम ही लोग, जैसे कि मान लेती हूँ कि मैं मान लेती हूँ कि मैं सेकेंड फिलियल जनरेशन हूँ, तो मेरा अपर जनरेशन क्या होगा, मेरा फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होगा, मेरे पापा मम्मा। ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मेरे फादर आ जाएंगे। ओके, और यही मेरे पेरेंटल जनरेशन कौन आ जाएंगे, मेरे फादर के फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर आ जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग जनरल वे में आप समझ सकते हैं। अगर 3 जनरेशन्स को आप लेकर चलें तो लास्ट वन तो आप हैं, और आपसे पहले वाले आपके पापा हुए, और उनसे पहले वाले उनके पापा हुए, मतलब दादा हुए। ओके, तो इस तरह से ये जनरेशन बाई जनरेशन चलेगा। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं ग्रैंडफादर, दूसरा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे अपने फादर का नाम दे सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज चाइल्ड। ओके, चाइल्ड जो कि चल रहा है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। ओके, इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जनरेशन बाई जनरेशन इन्होंने क्रॉसिंग कराई थी, मतलब कि रिजल्ट देखने के लिए कि हमारा हेरेडिटरी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट देखने के लिए इन्होंने क्रॉसिंग्स कराई थी। ओके, तो जब इन्होंने क्रॉसिंग्स कराई तो अब हमारा जो टर्म है वो क्या है उसे हम लोग समझेंगे। आप जनरेशन तो समझ ही गए होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ओके, ये आपने जान लिया F1 F2 जनरेशन क्या होता है। जब हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तो क्रॉसिंग में आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या किया, अब मतलब शुरू से अब तक हम क्या करते आ रहे हैं। ओके, हर एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब देखिए तो नेक्स्ट वन टर्म जब अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, इसे भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों चूज किया। सबसे पहले तो हम लोग पी प्लांट का साइंटिफिक नेम लर्न करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, तो पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ओके, पाइसम सटाइवम, द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। अब पी प्लांट में एक्चुअली में होता क्या है ना कि पी प्लांट कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ग्रो करता है। ओके, पी प्लांट जो कि जनरल मटर का प्लांट हम लोग कहते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में, मटर का प्लांट जो होता है वो एक तो उसका कई तरह का फीचर्स उसमें है, वो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके चलता है। ओके, पी प्लांट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने जब वॉच आउट किया, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि पी प्लांट में 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं 7 टाइप्स। जैसे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप लोगों को बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है। जैसे कि देखिए, लंबाई। ओके, हाइट इज अ कैरेक्टर। ओके, हाइट इज अ कैरेक्टर। हाइट में आप क्या कह सकते हैं, हाइट में आप टॉलनेस ला सकते हैं, ड्वार्फनेस ला सकते हैं। ओके, तो पी प्लांट जो होता है वो आपका टॉल प्लांट भी मिलता है देखने को, ड्वार्फ प्लांट भी मिलता है। ओके, फिर अब हम लोग अगर कहें कि सीड को लेके चले, सीड
सीड में भी हम लोग सीड के शेप को लेके चले तो शेप ऑफ सीड क्या हो सकता है? पी प्लांट का शेप ऑफ सीड आप जानते हैं कि कुछ राउंड भी होते हैं, कुछ रिंकल्ड भी होते हैं। ओके, तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। एक ही कैरेक्टर है बट उसमें दो तरह के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। कैरेक्टर है हमारा शेप, और शेप हमारा राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। ओके, थर्डली था कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड भी आप जानते होंगे, आप लोगों ने अगर जनरली देखा होगा तो वाइट कलर का भी बीज मिलता है मटर का, और ग्रीन कलर का भी मिलता है। ओके, येलो भी मिलता है, वाइट येलो ग्रीन सब मिलता है। बस मेंडल ने क्या चूज किया था? येलो एंड ग्रीन कलर को चूज किया था। ओके, तो इस तरह से आप जान गए कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। तो इसको भी मैं आपको डिटेल समझा दूं अच्छे से, ताकि कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। चूज तो उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स किए थे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए जो सब्जेक्ट आपका जो सिलेबस है उसमें बस आपको 3 ही कैरेक्टर्स को पढ़ना है, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, नंबर 2 इज कलर ऑफ द सीड एंड द नंबर 3 इज शेप ऑफ द सीड। ठीक है, तो क्या है हमारा? नंबर 1 हाइट ऑफ प्लांट। तो हाइट ऑफ प्लांट में कौन सा हाइट्स लिया था उन्होंने? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। और उसमें भी आपको अगर मैं बोलूं कि उसमें डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर को लिया था और रेसेसिव कौन से कैरेक्टर को उन्होंने माना था, एज्यूम किया था, तो द आंसर शुड बी टॉलनेस इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस इज रेसेसिव। ओके, इस तरह से आपको लर्न करना है टॉपिक्स को। दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था वो लिया था शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, तो शेप ऑफ सीड में भी इन्होंने दो ये ट्रेड्स को लिए थे, दैट इज रिंकल्ड एंड राउंड। तो क्या होगा हमारा? राउंड था शेप एंड रिंकल्ड शेप था। ओके, इसमें भी अब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है। तो डोमिनेंट इज राउंड एंड रेसेसिव इज रिंकल्ड। ओके, इस तरह से उन्होंने ट्रेड्स को एज्यूम किया था। थर्डली उन्होंने लिया था कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड, इसमें भी उन्होंने कलर्स 2 लिए थे, मैंने आपको बताए हैं। इन्होंने 2 कलर्स लिए थे, दैट इज येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो येलो कलर एंड ग्रीन कलर। ओके, इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं डोमिनेंट कौन सा होगा, रेसेसिव कौन सा होगा। द आंसर शुड बी येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसेसिव। ओके, तो ये तो हो गया आपका कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें मेंडल ने जिनको चूज किया था, इन कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने क्रॉसिंग कराया था, प्लांट्स बनाया था। ओके, तो प्लांट्स बनाया, तो प्लांट्स अब क्या होगा प्लांट्स में? ये तो हो गया इसका फर्स्ट कारण। ओके, कारण क्या था कि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। चलिए हम लोग कारण लिखते हैं, कॉजेस लिखते हैं। ओके, कॉजेस था सबसे पहले कि लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर देयर। ओके, सबसे फर्स्ट कॉज होगा लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर देयर। ओके, दूसरा कारण होगा कि पी प्लांट जो होता है वो काफ़ी ईजिली ग्रो कर जाता है। ओके, काफ़ी ईजिली ग्रो कर जाता है। तो ईजिली ग्रोइंग प्लांट एंड एट अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में ग्रो कर जाता है। ठीक है, ईजिली ग्रोइंग प्लांट है। नंबर 3 है शॉर्ट टाइम। ओके, बहुत कम टाइम में ये ग्रो कर सकता है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, ये 3 मतलब इसके मेन कारण हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन्होंने पी प्लांट को तो चूज़ कर लिया। अब पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया ये भी हमने बता दिया कि क्यों चूज़ किया, क्योंकि पी प्लांट को जब ग्रो किया जाएगा बहुत जल्दी वो ग्रो हो जाएगा, बहुत जल्दी विजिबिलिटी हो जाएगा, उसका देखने में बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आया, अगले जनरेशन में क्या डिफरेंस आया। उसके लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में पी प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है और उस ग्रो किए हुए नए पी प्लांट में आराम से साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आया।
पेरेंट में क्या था और उसके ऑफ स्प्रिंग में क्या चेंजेस आया। ओके, तो ये जो जल्दी वाला काम हो गया ना, तो इस कारण से पी प्लांट को ही उन्होंने चूज़ किया। ओके, और दूसरी बात, पी प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो उस कारण से भी उन्हें आसानी से पता चला कि मेरा जो प्लांट पेरेंट था उसका जो ऑफ स्प्रिंग बना उसमें क्या चेंजेस आए। ओके, और उस ऑफ स्प्रिंग के नंबर में जितना भी उन्होंने नंबर्स ऑफ स्प्रिंग बने उनमें क्या रेशियोज बना कि टॉलनेस क्या आया, ड्वार्फनेस क्या आया, या राउंड सीडेड क्वालिटी क्या आया, रिंकल्ड सीडेड क्वालिटी क्या आया, या येलो कलर्ड क्वालिटी आया, या ग्रीन कलर्ड क्वालिटी आया, क्या परसेंटेज में आया, ये सब कुछ वो ईजिली विजिबल कर पाते थे। ओके, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स को लिया अपने मतलब आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारा है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसे भी आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। इस चैप्टर का भी आप लोगों के लिए लगभग हर क्वेश्चन एकदम से इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हर चीज़ को एकदम दिल से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और जब तक क्लियर ना हो तब तक आप देखते रहिए, टॉपिक को समझते रहिए, मेरे वीडियो को घुमा घुमा के देखते रहिए कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप नेक्स्ट थिंग इसमें का कि क्या मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें जब मैं बता रही हूँ हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का मीनिंग भी आप लोगों को आना चाहिए कि क्या होता है। हाइब्रिड क्या होता है? अ डिफरेंट वेराइटी। क्या होता है? हाइब्रिड इज अ डिफरेंट वेराइटी अराइजेस फ्रॉम पेरेंटल क्रॉस। ओके, एक्चुअली में हाइब्रिड हम लोग ऐसे भी जनरल में जानते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें अजीब सा दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं ना ये तो हाइब्रिड है, कहते हैं हम लोग। ओके, जैसे कोई फ्रूट हम लोग लेने गए, कुछ वेजिटेबल्स हम लोग लेने गए मार्केट में, तो वहाँ पे अगर हमें जनरल वाले से थोड़ा डिफरेंट दिखता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि ये हाइब्रिड वेराइटी है, उसका कह देते हैं। एक बार मैं बाज़ार में गई तो वहाँ पे मैंने भिंडी मतलब लेडीज़ फिंगर मैंने बहुत बड़े बड़े साइज़ के देखे, इतने बड़े बड़े साइज़ के मैंने लेडीज़ फिंगर देखे। तो और उसी के साथ वहाँ पे छोटे साइज़ के लेडीज़ फिंगर भी मिल रहे थे। ठीक है, तो मैं तो समझ ही गई कि ये वाला ओरिजिनल है, नेचुरल है, और वो है सो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड वाला आपको सस्ते दामों में बिकेगा। ओके, क्योंकि हाइब्रिड वाले को बहुत ज़्यादा मतलब बायोटेक का यूज़ करके, टेक्निकल तरीक़ों का यूज़ करके तब उसे बड़ा बड़ा बनाया जाता है। लौकी भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी मार्केट में, जैसे कद्दू होता है ना, लौकी जिसे हम लोग कद्दू गॉड कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के आपको मार्केट में मिलेंगे। तो दैट वाज हाइब्रिड क्वालिटी। ओके, तो हाइब्रिड का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एक वेराइटी को लेकर चलना। ओके, एक वेराइटी को लेकर चलना। मोनो मीन्स वन। ओके, वन वेराइटी को लेकर चलना। जब क्रॉसिंग ओनली वन वेराइटी के बीच कराई जाती है, ओके, इसका डेफिनेशन एक्चुअली में मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, दैट इज when there is inheritance of one pair of contrasting characteristics. ओके, क्या हो जाएगा इसमें? there is inheritance of one pair of contrasting characteristics. ओके, जब सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इनहेरिटेंस हो रहा है, पेरेंट्स टू चाइल्ड में जा रहा है, तब इसे हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे द क्रॉसिंग इज कॉल्ड, द क्रॉसिंग इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, और इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको भी मैं समझा दूं, पहले इसका एग्जांपल बता दूं आपको। मेंडल ने जब सबसे पहली बार क्रॉसिंग कराई थी तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कराई थी, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट। ओके, क्या लिया था उन्होंने? एग्जाम्पल, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट को लेके उन्होंने क्रॉसिंग कराया था सबसे पहले। तो इसे हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
जो बेबीज निकला उसमें जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आया वो या तो टॉलनेस का था या तो ड्वार्फनेस का था, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट नहीं हम लोग करेंगे दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस। तो जस्ट इसका ऑपोजिट हम लोग कर देंगे, डाई मीन्स दो यानी कि टू, तो क्या करेंगे हम लोग, देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ contrasting कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो जब ऐसा हो कि इनहेरिटेंस दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का हो तब उसे हम लोग कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी जो हमारा हाइब्रिड वेराइटी बनेगा उसमें दो तरह के कैरेक्टर्स का मिक्सअप रहेगा। ओके, दो तरह का हाइब्रिड कैरेक्टर्स का मिक्सअप रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मेंडल ने किसे लिया था, इसमें मेंडल ने लिया था शेप ऑफ सीड एंड ऑल्सो कलर ऑफ सीड। ओके, इन बोथ को साथ में लेके उन्होंने किया था। शेप ऑफ सीड मैंने आपको इधर बता दिया है, कलर ऑफ सीड भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, कौन कौन से शेप को और कौन कौन से कलर्स को लेके इन्होंने क्रॉसिंग कराई थी। तो जब अब रिजल्ट निकलेगा तो अब के जो बेबीज बनेंगे उसमें क्या बनेगा, उसमें उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेगा वो दो तरह का मिक्सअप रहेगा, कलर एंड शेप को लेके मिक्सअप रहेगा। ओके, तो ये रहा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग इसका जो मेन एक इंपॉर्टेंट टर्म रहता है उसे भी आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, दैट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसका क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम्स में। सब कुछ आप लोग बस एक तरह से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अभी आप लोग इस चैप्टर का प्रीव्यू देख रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जब क्रॉसिंग करेंगे तो ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तीन तरह के लॉज मेंडल ने बताए थे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू हिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उन्होंने तीन तरह के लॉज बताए थे। सबसे फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, नंबर टू था, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर टू था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, और द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वर्ड्स सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा होगा वर्ड्स, लेकिन आप लोगों के लिए बेसिक्स के लिए, आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए सिलेबस के लिए ये टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं हेरिडिटी से रिलेटेड। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर आपके अंदर मौजूद है तो वही आगे चल के दिखाई देगा। ठीक है, आगे के जनरेशन्स में वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे आएगा, रेसेसिव को वो छुपा देगा। आई बात समझ में, रेसेसिव का कोई वहाँ पे अहमियत ही नहीं दिखाई देगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, जैसा कि मेंडल के लॉ में हुआ था, मेंडल के क्रॉसिंग में हुआ था। मेंडल ने जब फर्स्ट टाइम क्रॉस कराया था, जैसे कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस को लेके जब उन्होंने क्रॉसिंग कराया था, तो सिंस की टॉलनेस था, डोमिनेंट था वहाँ पे, तो वो क्या हुआ कि वो आगे चल के एक्सप्रेस हुआ। सारा का सारा ऑफ स्प्रिंग जो भी बेबीज बना उस प्लांट का, वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स टॉल निकले। ओके, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर उसके साथ था। डोमिनेंट का क्रॉसिंग रेसेसिव से उन्होंने कराया था। जब कराया तो डोमिनेंट तो है ना, डोमिनेंट के रहने के कारण सारा का सारा कैरेक्टर्स उनका टॉलनेस वाला ही निकला। आई बात समझ में। तो जब देयर वॉज अ डोमिनेंट जीन देन द ऑल रिजल्ट्स विल बी डोमिनेंट। क्या होगा इसका एग्जाम्पल, मतलब कि जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है तो सारा का सारा रिजल्ट आपका डोमिनेंट वाला कैरेक्टर का ही आएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस।
आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन मीन्स कि अलग हो जाना, आप लोग समझ ही रहे होंगे, अलग हो जाना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हम लोग जीनोटाइप्स लेके चलते हैं क्रॉसिंग के लिए, ओके, हम लोग क्रॉसिंग के लिए जीनोटाइप्स लेकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। जैसे कि टॉलनेस के लिए हम लोग टी को लेकर चलते हैं और ड्वार्फनेस के लिए हम लोग स्मॉल टी को लेकर चलते हैं। जब हम लोग जीनोटाइप्स को लेकर चलते हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप क्या होगा? ये जीनोटाइप सबसे पहले तो गैमिट्स में स्प्लिट होगा। क्या होगा? ये जीनोटाइप गैमिट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ओके। और उसके बाद ये आराम से इस स्प्लिटमेंट को हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। ये स्प्लिटमेंट तो जरूरी है ना, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लिटमेंट ऑफ एवरी जीनोटाइप फॉर न्यू जनरेशंस, ओके, क्योंकि न्यू जनरेशंस, न्यू हाइब्रिड प्रजाति बनानी है हमें। तो ये जब तक स्प्लिट नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे कैसे? स्प्लिट होंगे तभी तो नया क्रॉसिंग करेंगे आपस में। आई बात समझ में। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सेग्रीगेशन ही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो जीनोटाइप्स आर हैज टू बी सेग्रीगेट, ओके, सेग्रीगेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज। क्या कहेंगे हम लोग? जीनोटाइप्स हैज टू बी सेग्रीगेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज। आई बात समझ में। और लास्ट वन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ के अनुसार मेंडल ने हमें ये बताया था कि जब सेग्रीगेशन हो गया, आई बात समझ में, जब सेग्रीगेशन हो गया तब हर गैमेट अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है कि वो कहीं भी जाके अटैच हो जाए। आई बात समझ में। हर गैमेट अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है कि वो कहीं भी जाके अटैच हो जाए। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई बात समझ में। और ये सब टर्म्स जो हम लोग सीखेंगे ये हम लोग क्रॉसिंग के ऊपर सीखेंगे। हम लोग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो उसमें आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ईजिली समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किस तरह से जीनोटाइप हमारा गैमेट्स में स्प्लिट होता है, ओके। और उसके बाद जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका सिंस की बहुत सारे वेराइटीज़ बनेंगे, क्योंकि डाई डबल टाइप के हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लेके हम लोग आगे चले हैं। तो डबल टाइप के कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे तो जो रिजल्ट्स हमारा बनेगा वो रिजल्ट्स कई तरह का बनेगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो गैमेट्स हैं वो किसी के भी साथ अटैच होने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, ओके। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ऑल्सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो इस टॉपिक से हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के लिए, ईच एंड एवरी बोर्ड के लिए, इवन वो ICSE हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप लोगों के सिलेबस में हेरिडिटी इंक्लूडेड है। हेरिडिटी का ये कॉन्सेप्ट मेकिंग जो मेरा वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।